जब भी किसी ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरत नक्काशी और बेहतरीन कारीगरी की बात होती है तो ताजमहल का नाम अक्सर सामने आता है। इससे जुड़ी एक मशहूर कहानी हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वो दोबारा ऐसी ही खूबसूरत इमारत ना बना सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के चंपावत में भी एक ऐसे कुशल शिल्पी की कहानी सुनाई जाती है जिसकी कला इतनी बेहतरीन थी कि राजा के मंत्री इस बात से डरने लगे थे कि अगर उसने किसी दूसरे राजा के लिए काम किया तो वहां भी ऐसी ही शानदार कलाकृतियां बना देगा। कहा जाता है कि इसी डर की वजह से राजा ने उसका एक हाथ कटवा दिया ताकि वो आगे किसी दूसरे के लिए ऐसी कारीगरी ना कर सके। लेकिन एक हाथ खोने के बाद भी उसकी कला नहीं रुकी। उसने अपने एक ही हाथ से एक ऐसा निर्माण किया जो आज भी अपने बारीक पत्थर की नक्काशी और अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कौन था वो शिल्पकार और उसने अपने एक ही हाथ से कौन सा निर्माण किया था जो आज भी उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर बना हुआ है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में कई ऐसी जगह हैं जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने अंदर छिपे सैकड़ों साल पुराने इतिहास और लोक कथाओं के लिए भी जाने जाते हैं। चंपावत जिले में स्थित एक हथिया नौला भी उसी में से एक ऐतिहासिक धरोहर है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पानी की पारंपरिक व्यवस्था हमेशा से स्थानीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यहाँ बारिश, जंगलों और पहाड़ों से मिलने वाला पानी ही गांव की जरूरतों को पूरा करता था। खास तौर पर बांध जैसे पेड़ पानी को जमीन में बनाए रखने और प्राकृतिक जल स्रोतों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुराने समय में गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नौलों और धारों पर काफी हद तक निर्भर रहते थे। नौला एक तरह का पारंपरिक जल स्रोत होता है। जमीन के अंदर से धीरे धीरे रिस कर आने वाले पानी को पत्थरों से बनी एक संरचना के अंदर इकट्ठा किया जाता है। इस तरह पानी को सुरक्षित रखा जाता था और लोग जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते थे। पहाड़ों में कई नौले सिर्फ उपयोगी जल स्रोत ही नहीं थे बल्कि उनकी बनावट भी काफी सुंदर होती थी। पत्थरों पर की गई नक्काशी और उनकी पारंपरिक संरचना की वजह से कई नौले छोटे मंदिर या देवालय जैसे दिखाई देते हैं। इसी वजह से नौलों का संबंध सिर्फ पानी से नहीं था बल्कि इसके साथ स्थानीय आस्था, परंपराएं और सामाजिक जीवन भी जुड़ा हुआ था। गांव के लोग इन जल स्रोतों की साफ सफाई और देखभाल भी करते थे। इसलिए पुराने समय में एक नौला किसी गांव के लिए केवल पानी लेने की जगह नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। चंपावत का एक हथिया नौला भी इसी पुरानी नौला परंपरा और पहाड़ी स्थापत्य कला का एक खास उदाहरण है। ये अपनी पत्थर की बारीक नक्काशी और अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। इसके नाम को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कई लोक मान्यताएं प्रचलित है। इस नौले से जुड़ी लोक कथाएं जितनी दिलचस्प हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण इसकी ऐतिहासिक पक्ष भी है। अब क्या है इसके नाम के पीछे की पूरी कहानी वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक हथिया नौला आखिर कब बनाया गया था और इसके निर्माण का काल क्या माना जाता है, इस पर बात करते हैं। एक हथिया नौले की स्थापत्य शैली यानी आर्किटेक्चुरल स्टाइल, यहाँ बनी मूर्तियों और पत्थरों पर की गई नक्काशी को देखकर विशेषज्ञ इसे लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी का मानते हैं। इसकी कला और वास्तुकला की कई विशेषताएं चंपावत के प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर से मिलती जुलती है। इसी आधार पर इसे बालेश्वर मंदिर के आसपास के समय का निर्माण भी माना जाता है। नौले में दिखाई देने वाली मूर्तियों और पत्थरों की नक्काशी उस समय की विकसित कुमाऊं की पत्थरों पर की गई नक्काशी कला को समझने में भी मदद करती है। हालांकि इससे जुड़ा एक दूसरा ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलता है। माना जाता है कि इस देवालय नुमा यानी मंदिर के आकार की संरचना को बाद में चंद वंश के शासक बाज बहादुर चंद के समय में पूर्ण रूप दिया गया। उनके शासनकाल में चंपावत और आसपास के क्षेत्रों में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया और विकास हुआ। एक हथिया नौले को भी उसी दौर से जोड़ा जाता है। इस वजह से एक हथिया नौला केवल पानी जमा करने की पारंपरिक व्यवस्था नहीं है, ये मध्यकालीन कुमाऊं की स्थापत्य और पत्थर पर नक्काशी की कला को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
इसकी बनावट सामान्य नौलों से काफी अलग दिखाई देती है। इसकी पूरी योजना एक छोटे देवालय जैसी संरचना के रूप में तैयार किया गया है। नौले के अंदर चारों तरफ से बराबर आकार का एक पानी जमा करने वाला कुंड बनाया गया है। नौले के सामने खंभों के सहारे एक ढका हुआ हिस्सा बनाया गया है, जहां से अंदर जाया जा सकता है। पानी जमा होने वाली जगह के चारों तरफ मजबूत पत्थरों की दीवारें हैं और ऊपर पत्थरों से बनी छत है, जो इसे मंदिर जैसी बनावट देती है। पत्थरों को जिस तरह एक दूसरे के साथ जोड़ा और व्यवस्थित किया गया है, उससे पूरी इमारत का रूप एक छोटे मंदिर जैसा लगता है। यही इसकी स्थापत्य शैली की सबसे खास विशेषताओं में से एक है। इसके अंदर की दीवारों पर भी बहुत बारीकी से काम किया गया है। दीवारों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से पर अलग तरह की नक्काशी और डिजाइन बनाई गई है। दीवार के सबसे नीचे भी अलग अलग आकार और डिजाइन वाली नक्काशी की गई है। उसके ऊपर का हिस्सा अपेक्षाकृत सादा रखा गया है। इसके बाद मानव आकृतियों वाली पट्टियां दिखाई देती हैं। इनके ऊपर छोटी छोटी देवालय जैसी आकृतियों से सजाई गई एक और पट्टी बनाई गई है। इस तरह दीवारों को नीचे से ऊपर तक कई स्तरों में सजाया गया है। एक हथिया नौले की सबसे खास विशेषताओं में यहाँ की मूर्ति कला शामिल है। इसकी दीवारों पर केवल देवी देवताओं की प्रतिमाएं ही नहीं हैं, बल्कि उस समय के सामान्य जीवन से जुड़े कई दृश्य भी पत्थरों पर उकेरे गए हैं। इनमें नर्तक, वादक, गायक, राजा, सेवक, सैनिक और फल लेकर जाती हुई स्त्री जैसी कई आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इनके जरिए हमें उस समय के समाज और लोगों के जीवन की कुछ झलक मिलती है। उस दौर के पहनावे, गतिविधियों, मनोरंजन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में इन मूर्तियों से कई संकेत मिलते हैं। यानी एक हथिया नौले की नक्काशी में केवल धार्मिक विषय ही नहीं, बल्कि उस समय के आम लोगों का जीवन भी दिखाई देता है। यही बात इसे एक सामान्य जल स्रोत से अलग बनाती है। ये संरचना अपने अंदर जल व्यवस्था, धार्मिक आस्था, स्थापत्य कला और सामाजिक जीवन, इन सभी पहलुओं को एक साथ समेटे हुए है। इसलिए एक हथिया नौला मध्यकालीन कुमाऊं की कला और संस्कृति को समझने वाली एक खास ऐतिहासिक धरोहर में गिना जाता है। एक हथिया नौले से जुड़ी एक लोक मान्यता के अनुसार इस नौले का निर्माण करने वाला शिल्पकार अपने समय का एक बहुत ही कुशल कलाकार था। उसने चंपावत क्षेत्र में कई सुंदर और बारीक कलाकृतियां बनाई थी। इन्हीं में चंपावत का प्रसिद्ध बालेश्वर महादेव मंदिर भी शामिल है। उसकी कला और शिल्पकारी से प्रभावित होकर राजा ने उससे कई खास निर्माण कार्य करवाए। लेकिन लोक कथा के अनुसार राजा के कुछ मंत्री इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर ये प्रतिभाशाली शिल्पकार किसी दूसरे राजा के लिए काम करने लगा तो वो वहाँ भी इसी तरह की सुंदर और भव्य कलाकृतियां बना सकता है। इसी डर की वजह से उन्होंने राजा को सलाह दी कि शिल्पकार का दाहिना हाथ कटवा दिया जाए, ताकि वो आगे किसी दूसरे राज्य के लिए इस तरह का काम ना कर सके। कहा जाता है कि राजा ने मंत्रियों की सलाह मान ली और शिल्पकार का दाहिना हाथ कटवा दिया। इसके बाद शिल्पकार अपनी छोटी बेटी के साथ जंगल की ओर चला गया और उसने अपनी बेटी की मदद और अपने बाएं हाथ से ही एक नौला बनाने का काम शुरू किया और उसने इस नौले की दीवारों और पत्थरों पर बहुत ही बारीक नक्काशी की। एक दूसरी स्थानीय मान्यता के अनुसार उस शिल्पकार ने ये पूरा नौला केवल एक रात में तैयार किया और एक ही हाथ से इस पर पूरा काम किया, इसीलिए इसका नाम एक हथिया नौला पड़ा। इस कहानी से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि शिल्पकार ने नौले की नक्काशी के जरिए अपनी कला को दोबारा साबित करना चाहा था। उसके पास एक ही हाथ था, फिर भी उसने पत्थरों पर जिस तरह की बारीक और सुंदर नक्काशी की, वो उसकी असाधारण शिल्पकला को दिखाती है। आज भी नौले की दीवारों और पत्थरों पर बनी आकृतियां यहाँ की प्राचीन स्थापत्य और शिल्प परंपरा की खास पहचान मानी जाती है। शिल्पकार के नाम को लेकर भी अलग अलग लोक मान्यताएं मिलती हैं। कुछ जनश्रुतियों में उसका नाम जगन्नाथ और उसकी बेटी का नाम कस्तूरी बताया जाता है, जबकि दूसरी स्थानीय मान्यताओं में इस शिल्पकार को रंगनाथ कहा गया है। लेकिन अलग अलग कथाओं में उसकी कुशलता और एक हाथ से किए गए निर्माण का उल्लेख एक जैसा मिलता है। इनके अलग अलग रूप स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित हैं। फिर भी एक हथिया नौले की अद्भुत नक्काशी और स्थापत्य कला आज भी इस जगह को खास बनाती है।
आज एक हत्या नौला संरक्षण के मामले में चिंता का विषय बना हुआ है। ये जगह अपनी पुरानी पत्थर की नक्काशी के लिए जानी जाती है, लेकिन लंबे समय से सही रखरखाव नहीं होने की वजह से इसकी स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई है। नौले की संरचना और आसपास के हिस्सों को संरक्षण और नियमित देखभाल की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में इसकी पुरानी कला और पहचान को सुरक्षित रखा जा सके। स्थानीय लोगों और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों का कहना है कि एक हत्या नौले जैसे ऐतिहासिक स्थलों की ठीक से देखभाल होनी चाहिए। यहाँ साफ सफाई, मरम्मत और संरक्षण के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। अगर इस जगह को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो ये चंपावत के दूसरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में अपनी जगह बना सकता है। इससे स्थानीय लोगों को भी पर्यटन के माध्यम से रोजगार और दूसरी आर्थिक गतिविधियों के अवसर मिल सकते हैं। एक हत्या नौले की बात केवल एक पुराने निर्माण तक सीमित नहीं है, ये उत्तराखंड की पारंपरिक नौला धारा संस्कृति का भी हिस्सा है। कई पुराने नौले और धाराएं साफ सफाई और रखरखाव के अभाव से सूखने या गायब होने लगे हैं। कई जगहों पर ये जल स्रोत आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनका पहले की तरह इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए एक हत्या नौले जैसे ऐतिहासिक नौलों का संरक्षण केवल उनकी पत्थर की नक्काशी को बचाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की पुरानी जल संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर इन पारंपरिक जल स्रोतों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े और इनकी नियमित देखभाल की जाए तो इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही नई पीढ़ी को भी ये समझने का मौका मिलेगा कि पहाड़ों में पुराने समय में पानी को सुरक्षित रखने और इस्तेमाल करने के लिए किस तरह की स्थानीय व्यवस्था विकसित की गई थी। तो ये था एक हत्या नौले का इतिहास। क्या आपने कभी इस नौले को देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।